आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने आज शेखपेट रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले आज सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई जिसमें यादव को नामांकन दाखिल करने के लिए रैली निकालते हुए दिखाया गया। रैली यूसुफगुड़ा, कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम और कृष्णा नगर के पास निकाली गई, जहां उम्मीदवार के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थक नजर आए। वही आपको बता दें कि हाल ही में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर मतदाताओं को चुनावी फोटो पहचान पत्र वितरण करने के बाद उम्मीदवार खुद मुसीबत में पड़ गए। वही 19 और 20 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर नामांकन 21 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। जांच प्रक्रिया अगले दिन होगी। उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आज तेलंगाना पिछड़ा वर्ग संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा 18 अक्टूबर को बुलाए गए बंद को अपना समर्थन दिया है। यह बंद स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक के विरोध में आयोजित किया गया है। भाजपा और बीआरएस ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री मल्ली भट्टी विक्रमार्क ने एक बयान में कहा कि मैं सभी से, आम जनता और सभी समुदायों से 18 अक्टूबर को भाजपा के खिलाफ राज्य भर में आयोजित पिछड़ा वर्ग बंद में भाग लेने की अपील करता हूं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंदी संजय के साथ साथ राज्य भाजपा अध्यक्ष आर रामचंद्र राव से आग्रह किया है कि वे बीसी विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति से मुलाकात कराने की पहल करें। बीसीजेएसी के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सदस्य आर कृष्णैया ने पहले ही सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों से बंद के लिए समर्थन मांगा था। इसी बीच तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने भी सभी संगठनों से शांतिपूर्ण बंद का पालन करने और जनता को असुविधा न पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि बंद के नाम पर गैरकानूनी या विघटनकारी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर को स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। तेलंगाना सरकार ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल यानी HAM के तहत 6,294 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए निविदाएं जारी की है। पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग ने आज 2,162 सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। निर्माण कंपनियों को 30 महीनों में इन सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके बाद 15 वर्षों की अवधि तक उनका रखरखाव करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 96 निर्वाचन क्षेत्रों में 7,449.50 किलोमीटर तक फैली 2,162 सड़कों को कवर करते हुए 17 पैकेजों में काम शुरू करने का प्रस्ताव है। HAM मॉडल के तहत परियोजना लागत का 40% निर्माण के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, जबकि 60% बैंकों से ठेकेदारों द्वारा जुटाया जाएगा। ठेकेदार 30 महीने के निर्माण अवधि के बाद 15 वर्षों तक सड़कों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होंगे। पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री सीताकर ने कहा कि HAM परियोजना से गांव की सड़कों का महत्वपूर्ण विकास होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों को बदलना और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का रहने वाला युवा मोहम्मद अहमद रूस में फंस गया है। निर्माण कंपनी में नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे गए अहमद को यूक्रेन से लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मोहम्मद, जो राजभवन के सामने का रहने वाला है, उन्हें मुंबई के स्टट कंसल्टिंग के मालिक आदिल ने रूस में अच्छी नौकरी का वादा देकर भेजा था। 25 अप्रैल 2025 को रूस पहुंचने के बाद उन्हें 1 महीने तक कोई भी काम नहीं दिया गया। इसके बाद उन्हें और 30 अन्य लोगों को ज़बरदस्ती एक दूरदराज के इलाके में ले जाया गया, जहां उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस समूह में 6 अन्य भारतीय भी हैं। अवैसी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अहमद की शीघ्र वापसी की मांग की है। साथ ही उन्होंने रूसी राजदूत को भी पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मोहम्मद की सुरक्षित घर वापसी हो सके। रूस में स्थित भारतीय दूतावास ने अवैसी के ईमेल का जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद अहमद का विवरण रूसी अधिकारियों के साथ साझा किया गया है और रूसी सेना से उनके शीघ्र रिहाई और सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। वही जानकारी के मुताबिक अहमद ने बताया है कि उसमें से कई साथी की मौत हो चुकी है।
कंचनबाग पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल स्टेशन की सीमा के भीतर एक मिलावटी शहद रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई में 100 किलोग्राम मिलावटी शहद भी जब्त किया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। वही इस मामले में कंचनबाग पुलिस ने बताया कि आरोपी सड़क किनारे शहद बेचता था और पिछले 10 से 15 सालों से यह काम चला रहा था। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने बाबा नगर में विनिर्माण इकाई पर छापा मारा और 100 किलोग्राम शहद जब्त किया। पुलिस ने बताया कि वे मल्लापुर से शहद लाते थे और इसे बाबा नगर में गन्ने के रस के साथ मिलाते थे। हमने क्रांति मंडल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच चल रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुसंधान और नवाचार में आम आदमी को सीधे लाभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में विफल रहने वाला कोई भी शोध निरर्थक होगा। वह सुल्तानपुर में तेलंगाना मेडिकल डिवाइसेस पार्क में नई हुवेल रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। रामाराव ने याद किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में स्थापित मेडिकल डिवाइसेस पार्क का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और चिकित्सा उत्पादों को सभी के लिए किफ़ायती बनाना था। हमारे देश में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों का 70 से 80% आयात किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि इन्हें हमारे ही देश में क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, यह बताते हुए कि स्थानीय उत्पादन कीमतों को नीचे लाने और पहुंच में सुधार करने में मदद करता है। उन्होंने पोर्टेबल रियल टाइम्स PCR किट और TB-RT PCR के लिए लियो बिट्स जैसे नवाचारों के लिए ह्यूवेल लाइफ की सराहना भी की। बीजेपी नेता और मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज किसानों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कपास किसान को लेकर एक दिवाली के मौके पर कपास किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिस पे सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि कपास किसानों को खरीदने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। देश भर में कपास का क्रॉप आ गया है। भारत सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में जितने भी कॉटन प्रोड्यूस होता है, किसान जो खेती करके आज कपास का प्रोडक्शन आज मार्केट में आते हैं, उस पूरा कपास को CCI के द्वारा खरीदने के लिए भारत सरकार पूरा CCI को आदेश दिया है। CCI के द्वारा जितने भी भारत में आज कपास होता है पूरा खरीद लेंगे। इसका लिए दीपावली के दिन से इसका कार्यक्रम शुरू होगा। दीपावली के दिन एक कपास ऐप, कपास किसान ऐप का एक नया ऐप क्रिएट किए गए। किसान अपने पास जितने भी कपास प्रोडक्शन होता है उसका ऐप के द्वारा वो बता सकते हैं और ऐप में कौन सा सेंटर में जो कॉटन परचेस होगा उसके भी डिटेल किसान को मिलेगा। और इस 10 साल में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल हुआ है और उसका MSP बढ़ गए हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो कपास खरीदने के लिए CCI के द्वारा जो खर्च करते हैं वो भी लगभग एक तेलंगाना में अगर देखें तो 23,000 करोड़ से लगभग आज 85,000 करोड़ खर्च हुआ है इस 10 साल में। आने वाले दिन में जितने भी पैसे खर्च हो कपास के लिए, कपास किसानों को सहायता करने के लिए, कपास को खरीदने के लिए भारत सरकार पूरा सहयोग देंगे। आने वाले दिन में कपास को और प्रोत्साहन देने के लिए नया इनिशिएटिव्स ले रहे। आज महाराष्ट्र अकोला में आज जो किसान देश भर में अगर कंपेयर करें तो डबल प्रोडक्शन करते हैं कपास का प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन वैसे ही टेक्नोलॉजी, नया सीड्स, नया इनिशिएटिव देश भर में ले जाने के लिए भी भारत सरकार लगातार प्रयास करे। आने वाले दिन में तेलंगाना के किसानों को अकोला को लेके जाएंगे, अकोला में बताएंगे और अकोला जैसा डबल प्रोडक्शन करे तेलंगाना में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वे में भाग न लेने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। दंपति ने यह तर्क दिया था कि वे किसी पिछड़े वर्ग से नहीं आते, जिसके कारण उन्होंने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सर्वे को केवल पिछड़े वर्गों का सर्वे समझना गलत है। उन्होंने पूछा, केंद्र सरकार आने वाले दिनों में जाति गणना भी कराएगी, क्या वे तब भी सहयोग नहीं करेंगे? हो सकता है कि उनके पास गलत जानकारी हो। सिद्धरामैया की यह टिप्पणी नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति द्वारा कर्नाटक की सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे में कथित तौर पर भाग लेने से इनकार करने के एक दिन बाद आया है। दरअसल कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे के लिए एक प्रोफॉर्म जारी किया था। एक न्यूज के अनुसार राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति ने एक स्व घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसमें विवरण भरने से मना कर दिया। सिद्धरामैया ने इस पर स्पष्ट किया है कि इस सर्वे में कर्नाटक के सभी लोग शामिल हैं, जिनमें स्वर्ण भी शामिल है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आज कहा कि मुख्यमंत्री को लिखे मेरे पत्र के आधार पर कैबिनेट ने कल यह निर्णय लिया है कि सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर जनता या संगठनों के एकत्रित होने के संबंध में सभी नियमों और अधिनियमों के एकीकृत किया जाएगा और एक नया नियम बनाया जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि कोई भी कार्यक्रम या उत्सव मनाने वाले को अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसे देश के कानून का सामना करना पड़ेगा। इसी सोच के कारण अतः महात्मा गांधी का निधन हुआ और बाबा साहेब अम्बेडकर की हार हुई। वही आगे उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं कौन हूँ। वही बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि वे आरएसएस की ओर से क्यों बोल रहे हैं। सबरीमाला सोना चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्ण पोट्टी को विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी आज 2:30 बजे हुई। उन्नीकृष्ण पोट्टी की गिरफ्तारी सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह में लकड़ी के पैनल और द्वारपालक की मूर्तियों से सोने की परत की चोरी के मामले में हुई है। यह कार्रवाई अदालत की निगरानी में चल रही एसआईटी जांच के 5वें दिन हुई है। गुरुवार देर रात तिरुवनंतपुरम जनरल अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच हुई। वही एसआईटी आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की भी मांग कर सकती है। सबरीमाला सोना चोरी विवाद के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्ण पोट्टी की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कहा कि उन्नीकृष्ण पोट्टी की यह गिरफ्तारी एक दिखावा मात्र है। मुझे पूरा संदेह है कि यह एसआईटी इसे एक साधारण मंदिर चोरी के रूप में देने की कोशिश कर रही है। उन्नीकृष्ण पोट्टी को अपराधी बनाया जाएगा और बाकी सभी बच निकलेंगे। यह घटना बोर्ड के अधिकारी और राजनीतिक तत्वों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकती थी। इसमें एक उच्च स्तरीय साजिश है। उच्च स्तरीय साजिश में शामिल लोगों के आरोपियों की सूची में शामिल किसी भी अधिकारी से पूछताछ तक नहीं की गई है। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे पूछताछ इसलिए नहीं की क्योंकि ऐसा करने से इसमें शामिल राजनीतिक हस्तियों, जिनमें देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के लिए जिम्मेदार मंत्री भी शामिल हैं, उनका खुलासा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यह असली दोषियों को बरी करने की कोशिश है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।